गुड इवनिंग, नमस्कार। गुड इवनिंग सर। आशीष जी, स्वागत है आपका। थैंक यू फॉर हैविंग मी सर। सो आर यू एबल टू हियर आई हैव मी ऑलरेडी डन क्लियरली? अ yes, ओह, yes, absolutely. It's all fine, and we already have 4 5 viewers. Uh, so let's begin without any delay. Today we'll try to keep it a little shorter. Last time we ran into about 1.5 hours. So today we'll try to keep it to about 1 hour, so that we can save some stuff for next time. And today we'll try to keep it around 370 as we've already declared. जी Ji. So why don't you begin with giving our readers a little lowdown on Article 370 first. How it started, कैसे Article 370 लगा, क्यों लगा, किस circumstances में लगा, और उसके पीछे reasons क्या थे. So maybe then I'll ask you a couple of more things that I have. सी देखिए, इसको ना आर्टिकल 370 बड़ा एक मिसअंडरस्टूड टर्म है। और आर्टिकल 370 है, कई लोग 35A की भी बात करते हैं, बट ब्रॉडली इट इज द मोस्ट मिसअंडरस्टूड टर्मिनोलॉजी व्हेन इट कम्स टू कश्मीर। इसका एक सोशियो कल्चरल एक पर्सपेक्टिव है, उसको समझना बड़ा जरूरी है। और जब तक उसको नहीं समझेंगे लोग। Sorry, Ashish, I'll interrupt here. हाँ जी। Why don't you begin by telling, I know, for example, what is the basic difference between 35 and 370. But why don't you begin by quickly just, breaking it down for our viewers हाँ, आई who विल may कम or टू may दैट। not जी know जी जी some of it. जी। हुआ क्या कि इसका सोशियो कल्चरल पर्सपेक्टिव, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव समझना बड़ा जरूरी है। एंड आई विल वेरी क्विकली रिकैप दैट। कश्मीर एट वन पॉइंट ऑफ टाइम was ruled by Afghans, and that rule is the bloodiest rule in the entire history of the world, that continued for about 750 800 odd years, broadly let's say 800 साल वो चला। और उसका बाई प्रोडक्ट क्या था? उसका बाई प्रोडक्ट ये था कि a section of society was transformed into another section of society. So broadly, from a Hindu dominant, Vedic Hindu culture dominant society, it transformed into a Islamic society. That was one perspective. Now, who was the biggest victim of this rule by the Afghans, which was the Hindu society? Now, in that perspective, when eventually things began to settle down, let's say during the Zainul Abidin के time में, जब 18th century में things began to settle down, there was a status quo. कश्मीरी पंडित्स को थोड़ी बहुत जो एक जगह थी वो वापस मिलने लगी, कोर्ट में जगह वापस मिलने लगी, वहां से इसकी 370 की शुरुआत हुई। इवेंचुअली वी ऑल्सो नो, जिनको हिस्ट्री पता है, what was the role of Sikh rule within Kashmir, और कैसे कश्मीर सिख रूल में पहुंचा, वो अपने आप में एक बड़ी कहानी है, लोगों को पता नहीं है उसके बारे में भी। नाउ इवेंचुअली लेट्स कम टू 1800 के एंड की बात है, जब प्रताप सिंह राजा थे। उस समय एक मूवमेंट शुरू हुई विच वाज ब्रॉडली अ मूवमेंट कॉल्ड कश्मीर फॉर कश्मीरीज। अच्छा, वो मूवमेंट का मतलब क्या था? वो मूवमेंट का मतलब ये था कि भाई अब देखिए, जो डोगरा रूल शुरू हो गया है या बाहर के रूल शुरू हो गए हैं, उस वक्त कश्मीरी जो थे, मैं न हिंदू की बात कर रहा हूं, ना मैं मुसलमान की बात कर रहा हूं, मैं कश्मीरीज की बात कर रहा हूं। हु वर कश्मीरीज? दे वर पुअर पेजेंट्स। या तो वो पेजेंट्स थे, टिलर्स थे, या मुंशी का काम करते थे। दैट वाज इट। This whole story that is being built is by ignorant fools who have no understanding of the history of Kashmir, or they tweak the history of Kashmir to suit their narrative. अब जैसे आज के जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट्स हैं, वो भी इसको ट्वीट करते हैं अपने कन्वीनियंट, बट दैट्स नॉट करेक्ट हिस्टोरिकली। फैक्ट टू फैक्ट दैट्स नॉट करेक्ट। सो द मूवमेंट वाज कि भाई जो अब हम कश्मीरी हैं, अब धीरे धीरे क्या होने लगा कि भाई जैसे आज की एडमिनिस्ट्रेशन है, आईएएस अफसर है, वो कहाँ से आएगा? तो जो बाहर के लोग थे, जो हमारे ऊपर रूल कर रहे थे कश्मीरीज के ऊपर में, जो चाहे वो डोगरा रूल था या पंजाबी रूल था या सिख रूल था, जिनके भी रूलर थे, वो बाहर से डिसीजन मेकर्स को लाने लग गए। आई यू अंडरस्टैंडिंग? सो जो सरकार को चलाने वाले लोग थे, वो बाहर से आने लग गए। नाउ जब एक सोसाइटी ने ऑलरेडी एक तरीके का परसिक्यूशन देखा है, तो उनने कहा भाई कश्मीर फॉर कश्मीरीज फर्स्ट। तो प्रताप सिंह को यह समझाया गया कि भाई लेट अस हैव दिस
कश्मीर फॉर कश्मीरीज। और इसमें 1900 के इट वाज अराउंड द टर्न ऑफ 1927 इफ आई रिमेंबर करेक्टली। पहले सबसे पहले क्या हुआ, जो इसकी शुरुआत कहां से हुई कि डोगरा रूल में फारसी जो उस वक्त की कोर्ट लैंग्वेज थी उसको खत्म कर दिया गया। डोगरा रूल में ये कब हुआ? ये 1890s के आसपास में, 1889 स्पेसिफिकली के आसपास में ये हुआ। फारसी खत्म कर दी गई और उसकी जगह उर्दू को कोर्ट की भाषा बनाया गया। नाउ उर्दू वाज एलियन, इंपॉर्टेंट पार्ट, उर्दू वाज एलियन टू द लोकल कश्मीरीज। दे लेकिन क्या डोगरा लैंग्वेज सब जगह थी पूरे कश्मीर में या नीचे के इलाकों में? सॉरी दोबारा पूछिए। पूरे कश्मीर की लैंग्वेज क्या थी? नहीं, उस वक्त तो शुरुआत में शारदा थी, ठीक है। उसके बाद जब देखिए आप हमेशा हम लोग क्या गलती करते हैं कि वो क्या हुआ, 800 साल, 800 bloody years is too long a time. No civilization in the world has ever seen a persecution of 800 long years. I mean, Darwin's theory fails in 800 years. I mean, if we understand what it means. So, उस वक्त तक हम लोगों ने फारसी को अडॉप्ट कर लिया था। फारसी was the, क्योंकि मुगल्स के टाइम फारसी was the accepted court language. कश्मीरी पंडित्स had adapted क्योंकि वो मुंशी का काम करते थे। ये एक जो इलिटिस्ट मीडिया, हमारा एक मीडिया सेक्शन है मीडिया का जो कहता है जी कश्मीरी पंडित तो बड़े इलस्ट्रियस है, वो बेचारे टिलर, वो भी टिलर्स थे, वो भी बहुत गरीब थे, खुद कुछ मैक्सिमम इतने गरीब थे कि खुद खेती बाड़ी करते थे और मुंशी का काम करते थे। हाँ, ये कहा जा सकता है मुंशी का काम करते थे तो इंटेलिजेंट लोग थे, उनकी इंटेलिजेंस की काबिलियत थी। हिस्टोरिकली नॉलेज वाज द ओनली थिंग दैट वाज एवर डियर टू अस। सो जब लैंग्वेज बदल गई तो अब दिक्कत ये हुई कि अब उर्दू को कैसे अडॉप्ट करेंगे। उर्दू तो वाज अ लैंग्वेज दैट वाज एलियन। तो ये समझ में आ गया कि भाई ये इस उर्दू के चक्कर में क्या होगा, बाहर के गैर मुल्की लोग आके फिर से कश्मीरियों को पे हुक्म चलाएंगे। सो अपना प्रताप सिंह एग्रीड और प्रताप सिंह को समझ में आ गया। तो पहली बार 1927 के आसपास में प्रताप सिंह ने स्टेट सब्जेक्ट का कॉन्सेप्ट फ्लोट किया। ऑफिशियली एक डॉक्यूमेंट रिलीज हुआ कि स्टेट सब्जेक्ट होगा कश्मीर फॉर कश्मीरीज। बॉटम लाइन, ना हिंदू ना मुसलमान, कश्मीर फॉर कश्मीरीज। ये 370 की बुनियाद ये थी। तो क्या थी बुनियाद, कश्मीर फॉर कश्मीरीज। उसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या था कि कश्मीर हैड गॉन थ्रू अ ब्लडी फेज इन हिस्ट्री। दे डिड नॉट वांट द from a rednecks to or that blue collar से white collar में वो फंसना नहीं चाहते थे। The persecution would have simply changed the color from that bloody color to a white collar crime where they would still be under persecution of outsiders. So there was no Hindu, there was no Muslim, there was Kashmir. यहाँ से 370 की शुरुआत हुई। इसका वैलिड डॉक्यूमेंट, पहला डॉक्यूमेंट 27 में निकला, 1927 में निकला, स्टेट सब्जेक्ट। इसी स्टेट सब्जेक्ट के अंडर में बड़े लोगों को अंदाजा नहीं है कि डल लेक में जो बोटें हैं वो बेसिकली बनी क्यों थी। वो बनी थी कि अंग्रेजों को, जब अंग्रेज आए, अंग्रेजों ने कहा हम यहाँ रहेंगे। प्रताप सिंह ने मना कर दिया था, यू कांट, दिस इज माई कंट्री, आई विल नॉट गिव यू राइट। यस, तो ये तय हुआ कि भाई चलो डल लेक में इनको, भाई हम जमीन, तो क्यों कहते हैं लैंड ऑफ रूल ऑफ लॉ ऑफ लैंड कहते हैं ना। नीरज भाई, वी हैव डिस्कस्ड दिस सो मेनी टाइम्स। जब जी की शुरुआत हुई थी उस समय भी ये कहा गया था, लॉ ऑफ लैंड शुरुआत में हो रही, तो वी हैड मेड अ सिस्टम कि हम लोग चलो समुंदर से ब्रॉडकास्ट करेंगे। तो सेम वे उनको वहां रहने दिया गया। इसीलिए मोस्ट ऑफ दी हाउस बोट्स वो अंग्रेजों की हाउस बोट्स थी। आज भी जो सेबों का कारोबार है, फ्रूट्स का कारोबार है, वो एक तरीके में आज भी फ्लोरिकल्चर, हॉर्टिकल्चर, सीरीकल्चर, ये पूरा पूरा यूरोप जाता है। ये आपको कभी, आपने दिल्ली में भी कश्मीरी से बड़ी मुश्किल से मिलता है, हिमाचली आता है या रानीखेत से आता है या उत्तरांचल से आता है। कश्मीरी फ्रूट हैज ट्रेडिशनली बीन अ बैस्टियन ऑफ द ब्रिटिशर्स, दे मेंटेन दैट मोनोपोली। आज भी सारा फ्रूट बाहर जाता है। यहाँ से 370 की शुरुआत हुई। अब इसको अगर हम घूम फिर के आते हैं, हम कहते हैं कि जब 1954 के पास में इसको जब अंबेडकर ने इसको जब ड्राफ्ट किया था, सो दिस वाज अ पॉलिसी दैट केम फ्रॉम हिम जब बनाया गया था। लेकिन ये कहना भी गलत होगा, इसको इम्प्लीमेंट करने वाले सरदार पटेल थे, जो आज के बड़े कुछ लोगों को ये बात हजम नहीं होगी, बट दिस वाज इम्प्लीमेंटेड। 370 को ये रणबीर कोड में था। अब देखिए, कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में रणबीर कोड चलता था। इवन आफ्टर 47 इंडियन पीनल कोड नहीं चलता था। क्यों? बिकॉज ऑफ दिस।
रणबीर कोड वाज क्या रणबीर था पेनल रणबीर? कोड, जैसे इंडिया का इंडियन पेनल कोड है। जम्मू कश्मीर में कानून चलता था रणबीर पेनल कोड। जब तक 370 एबॉलिश नहीं हुआ, आईपीसी नहीं चलता था 370 के तहत। अच्छा, ये क्यों हुआ? 54 में इन्होंने जब इसको फॉर्मलाइज किया गया, उस समय नेहरू ने कहा, जब उस समय कश्मीरियों ने जब ये बात कही कि भाई अगर ऐसा हो जाएगा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे सारे जो फिर से हम बेघर हो जाएंगे और फिर से बाहर के लोग हम पे, पहले पहले अफगान थे, फिर बाकी के चाहे वो सरदार रूलर थे, डोगरा रूलर थे, उन्होंने हम पे राज किया, अब हिंदुस्तानी राज बदलता रहेगा, हम लोगों की किस्मत में धक्के खाना है, ऐसा तो नहीं होगा। भाई हमको प्रोटेक्शन चाहिए। सो नेहरू ने उस वक्त, फिर यस देयर इज अ थ्योरी कि हाँ नेहरू ने किया, बट नेहरू ने क्यों किया? बिकॉज नेहरू बिलीव्ड कि हाँ चलो ठीक है ये पॉलिसी, लेकिन अंबेडकर की बनाई हुई पॉलिसी थी, उसने डायरेक्टली रणबीर कोड से वो इनकॉर्पोरेट किया, बिकॉज ही वाज द चेयरमैन ऑफ द पैनल। ऐसा नहीं कि उन्होंने कुछ हर, आशीष भाई थोड़ा सा रणबीर कोड के बारे में बताएं, बैकग्राउंड रणबीर क्या कोड है? इज नथिंग सर। क्या है जैसे रणबीर हर कोड? कंट्री का अपना एक पेनल कोड होता है कि जो क्राइम है या सिविल प्रोसीजर है वो कैसे गवर्न किया जाएगा। जैसे हम कहते हैं ना आर्टिकल, ये इंडियन पेनल कोड दफा 302 के तहत आपको सजाए मौत होती है, वैसे ही रणबीर पेनल कोड था, क्योंकि रणबीर सिंह ने तो ये कब से चल रहा था और इसका ये नाम रणबीर कोड ही क्यों था? ये महाराजा रणबीर सिंह किसके ने नाम इसकी पे? शुरुआत की थी। जब महाराजा गुलाब सिंह ने अच्छा कश्मीर को, कश्मीर व्हेन इट वाज गिफ्टेड टू द डोगरा रूलर्स बाय रंजीत सिंह, बिकॉज डोगराज हैड हेल्प, डोगराज वर वन ऑफ दी, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल उन्होंने प्ले किया जब सिख रूल को एस्टैब्लिश करने में, या सिख की जो सरदार रंजीत सिंह की जो लड़ाइयाँ थी, अमृतसर ट्रीटी, इसमें इसमें हिस्टोरिकली बड़ी सारी चीजें हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ हिस्ट्री इतनी ज्यादा है, लेकिन सबसे इग्नोरेंट कौम है हम व्हेन इट कम्स टू हिस्ट्री। अमृतसर ट्रीटी प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन जम्मू एंड फॉर्मेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो एक तरीके में फॉर द लॉयल्टी ऑफ और द सर्विसेज ऑफ डोगरा रूलर्स, कश्मीर J&K बिकेम अ पार्ट इंडिपेंडेंट स्टेट। फिर रंजीत सिंह ने 1700 टर्न के आसपास ये डोगरा रूलर गुलाब सिंह को दे दिया। गुलाब सिंह के बाद रणबीर सिंह ने सबसे इंपॉर्टेंट काम ये किया, उन्होंने अपनी किंगडम को स्ट्रक्चर करना शुरू कर दिया, क्योंकि अंग्रेज आ चुके थे उस वक्त, ठीक है, अंग्रेज थे, पोर्टुगीज थे, तो कानून बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया था। इट वॉज फॉर द फर्स्ट टाइम, ये देखिए ये टर्न ऑफ द सेंचुरी बड़ा इंपॉर्टेंट खेल होता है। व्हेन 1700, जब 17th सेंचुरी से टर्न मारा 18th सेंचुरी में, तो यू सॉ रिजीम जहां आप पोर्टुगीज कानून, डच कानून, अंग्रेजों के कानून के साथ में लड़ाई कर रहे हो, ठीक है। हिंदुस्तानियों को ये सब चीजें कभी समझ में नहीं आती थी। अदरवाइज जितने, जैसे जो जो ये डिफरेंट एक्ट्स थे कि जिसमें आपकी आपकी जागीर आपसे छीन ली जाती थी, राजा महाराजाओं के अगर सक्सेसिव कोई, अगर आपको हायर अपेरेंट आपका नहीं है, कोई बेटा नहीं है, तो आपकी वो जो किंगडम है उसको जब्त कर लेते थे। सो फर्स्ट टाइम a kingdom in India realized the importance of documented law और legal procedure. So रणबीर सिंह was the king who, महाराजा रणबीर सिंह ने रणबीर पेनल कोड की शुरुआत की। और उस वक्त क्योंकि पढ़े लिखे मुंशी हिंदू होते थे, तो हिंदुओं ने उसको ड्राफ्ट करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। फिर 1927 में, विच इज वाई द कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट सब्जेक्ट, जो स्टेट सब्जेक्ट अभी लास्ट ईयर तक, जब तक कि आर्टिकल 370 को एब्रोगेट नहीं किया गया, तो we were the privileged ones in the country to have dual citizenship. हमारे पास हिंदुस्तान की भी सिटीजनशिप थी और कश्मीर की भी, मतलब जम्मू एंड कश्मीर की भी सिटीजनशिप थी। वी वर द ओनली पीपल विद दैट प्रिविलेज। अच्छा, इसकी प्रिविलेज के जो ये आर्टिकल 370 था, ये था क्या? इसमें ये किया गया कि भाई 50s के बाद में जब इंडिया था कि भाई 6 चीज उसमें, इधर उधर की चीजें, मोटी मोटी ये चीजें थी भाई। हिंदुस्तान, आप टेलीकॉम ले लो, इनकम टैक्स ले लो, बीएसएफ ले लो, फौज ले लो, ठीक है। और चलो ये भी मान लिया कि सुप्रीम कोर्ट का ज्यूरिसडिक्शन कश्मीर, जम्मू कश्मीर में चलेगा, बात यहीं पे खत्म होगी। इसके अलावा आपका कोई दखल नहीं रहेगा जम्मू कश्मीर में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई, आई थिंक इट वाज 1956 में कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का वो बुलाया गया और उसने ये रेजोल्यूशन पास किया। और उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मेरे ख्याल से अगले ही फरवरी में, आई थिंक 26 जनवरी के आसपास 1957 में उसको एबॉलिश कर दिया गया, ठीक है। आज भी ये कानूनी पेज है
कि वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जिसने जम्मू कश्मीर को 370 एक फॉर्मुलाइज करके दिया था विद इंडियन गवर्नमेंट, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली तब डिसॉल्व हो गई। ठीक है, मतलब दीज आर लीगल दापेज। अब वो दोबारा से कन्वीन होनी चाहिए अगर इसको कानूनी तौर से हटाना है। वही अलग अलग लोग सुप्रीम कोर्ट में गए हैं अभी, क्योंकि मान्यता ये है कि भाई कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, जो जिसने ये कानून लाया था उसका कंडीशन, उसका क्लॉज ये था कि इसको हटाने के लिए ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए। आज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है नहीं, तो हमारे कानूनी सलाहकार जो हैं वो ये कहते हैं कि भाई क्योंकि गवर्नर्स रूल है, इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्रेसिडेंट्स ऑफिस, देयरफॉर the government is well within its rights to reorient the state. So it's Article 370 still remains. Please understand, Article 370 still remains. It is in abeyance because the state has been restructured and the case is on. Anyway, that's not our point. Our point is, if you ask me, my opinion is जम्मू कश्मीर के जो हालात थे, जिस परसिक्यूशन से जम्मू कश्मीर, क्योंकि समय बड़ा यंग था, a dwelling which was connecting Kashmir to the heartland. So उतना बड़ा जम्मू नहीं था। जम्मू जितना पिछले 30 एक साल में, 40 एक साल में बदला है, उतना जम्मू आज से 30 साल पहले भी नहीं था। और जबकि ये बात है 1950 के आसपास की बातें हैं, जम्मू वाज हार्डली, इट वाज सॉर्ट ऑफ अ स्मॉल गेटो, बिगर देन ए गेटो, एक छोटा सा टाउन हुआ करता था, मुश्किल से 4-5 किलोमीटर के अंदर में पूरा टाउन था। तो बात यहाँ पे थी कि कश्मीर से रिलेटेड लोगों को प्रोटेक्शन चाहिए था फ्रॉम परसिक्यूशन, 370 को लाया गया। सो इन दी हाइंड जो आपका नेटवर्क 370 को लाया गया फॉर प्रोटेक्शन ऑफ कश्मीरीज। What kind of protection? They had gone through 800 years of persecution. They did not want white-collar persecution now. So therefore, to protect their rights, they wanted Kashmir for Kashmiris first, which is, I think, a policy which is everywhere. हर स्टेट यही कहती है आज कि फर्स्ट राइट ऑफ रिसोर्सेज स्टेट के नेचुरल इनहैबिटेंट्स को होना चाहिए। कश्मीर ने कुछ खास बात नहीं कही थी। खास बात यहाँ थी कि कश्मीर सिरमौर था, द क्राउन ऑफ इंडिया था। यहाँ लीगल पेपर वर्क हो गया, 370 आ गया, सबने कुल मिला के मंडली बिठाई और 370 को एक कमेटी बनाई, 370 को पास कर दिया, कमेटी को अबॉलिश कर दिया, बात खत्म हो गई। ठीक है, इट गेव प्रोटेक्शन। नाउ the point is a policy which was a welfare measure. Now mark my words, 370 was a welfare measure irrespective of caste, creed, sex. 370 was a welfare measure. But 50s, as I said, there was that article that I wrote about the Land Grab Act. So 1953 के बाद में 56 आते आते, when Sheikh Abdullah was behind bars, जब Great Kashmir Conspiracy case हुआ, this measure of welfare became again a draconian act of persecution to be used against minorities. क्यों? There was Sheikh started the 4-pronged strategy of ethnic cleansing. अच्छा, उस ethnic cleansing का सबसे पहला, you may want to explain who's the minorities in your case. There is only one minority. There are 2 micro minorities in Kashmir in the modern context. One is a Kashmiri Pandit community, and then there is a Sikh community. We are all 98% is the Muslim majority. बाकी के 2% में आप समझ लो 1.5% कश्मीरी पंडित हैं और बाकी के Sikh community है, या some other fringe elements could be there. Not the right word, but some smaller sects. हो सकता है थोड़े बहुत बुद्धिस्ट हों, क्रिश्चियन कम्युनिटी बहुत है वहाँ पे कश्मीर में, but broadly minorities अगर हम बात करें तो कश्मीरी पंडित was broadly, in terms of our discussion, we are talking about Kashmiri Pandits here. So post 1990 also, 1990 के बाद तो आज की तारीख में, if my numbers are correct, there are hardly 804 families. वो 804 families में से भी वो broadly वो families हैं जो कुछ तो सरकारी जॉब कर रहे हैं, या कुछ एक छोटे मोटे हैं जो 90 के टेररिज्म के बाद में, because now there is so much of public eye, you can't openly persecute anybody. Those families stayed back and they're living happily. I'm guessing they're living happily ever after. They could not leave for some reason.
personal reasons or whatever reasons, but some societies in certain areas, their neighbors were so strong that they very important gesture. आशीष भाई, आपका नेटवर्क कुछ गड़बड़ कर रहा है, बीच बीच में आपकी आवाज चली जा रही है, I think फ्रीज हो रहा yeah, we have a thanks to Vodafone that puppy is lost somewhere. So जो एक वेलफेयर मेजर था एक जमाने में, जो एक वेलफेयर मेजर बना था स्टेट के लिए, स्टेट के लोगों के लिए एक वेलफेयर मेजर जो बना था, शेख अब्दुल्ला ने उसको एक ड्रैकोनियन एक्ट बनाया because his dream of becoming the prime minister was not fructifying. ओके एंड लोग अक्सर अब 370 के साथ में लोग दो चीजें और मिक्स करते हैं, विच इज द यूएन फेमस प्लेबिसाइट, कि भाई हमको आजादी चाहिए, ये चूज करने की हम कहाँ जाएंगे. यू नो, आपको पता है सबसे इंपॉर्टेंट जो पार्ट था, जो हम नेहरू को गाली देते हैं, वो दैट्स इनकरेक्ट, वी आर इग्नोरेंट. नेहरू वॉज द पर्सन हु वॉज वेरी श्योर कि अगर But why did he agree to the plebiscite in that No, case? I am telling you, there is a reason. Because नेहरू पूरे के पूरे हिंदुस्तान की कैबिनेट में, लीडर्स में 2-3 लोग ही ऐसे थे जिनका पैन इंडिया पॉपुलैरिटी था. ठीक है, पैन इंडिया पॉपुलैरिटी मतलब जो लोग इंडिया में भी पॉपुलर थे और आज के कॉन्टेक्स्ट में पाकिस्तान में भी पॉपुलर थे. वो गिलगित बाल्टिस्तान में भी पॉपुलर थे, वो सिंध में भी पॉपुलर थे, वो लद्दाख, लेह लद्दाख और जो फ्रंटियर प्रोविंसेस थे वहां भी पॉपुलर थे. नेहरू वुड हैव स्वीप्ड दैट पोल. इट वॉज शेख अब्दुल्ला हु वॉज नॉट इंटरेस्टेड. वाई? अब देखिए, आप अब स्टेट के डायनेमिक्स को समझिए. जो हम कहते हैं कश्मीर कश्मीर कश्मीर, हम जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसको भी कश्मीर कहते हैं. दे हैव नथिंग इन कॉमन विद द पीपल ऑफ द वैली. कश्मीरी लैंग्वेज सिर्फ कश्मीर वैली में बोली जाती है और कहीं नहीं बोली जाती है. सो शेख अब्दुल्ला वाज वेरी श्योर कि ना मुझे गिलगित बाल्टिस्तान में कोई वोट देगा, ना आजाद जो आज का जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है, ना मुझे वहां पे कोई वोट देगा. ही वॉज नॉट इंटरेस्टेड. नेहरू ने तो बोला था जाके यूएन असेंबली में भी करा लो, तो उस वक्त पाकिस्तान ने मना किया. Pakistan did not agree. Why? Pakistan did not agree because the terms of the UN plebiscite are very simple. Ki first Pakistan has to begin withdrawal, India will also withdraw. तो उसमें किसको क्या प्रॉब्लम है? नेहरू ने तब भी कहा था भाई करा लो, चलो करते हैं, करा लो. वो क्यों नहीं किया पाकिस्तान ने? दैट क्वेश्चन इज, that blame unfortunately is coming. Indians have taken that blame. Indians have inherited that blame wrongly. It was Pakistan that reneged. Nehru, I personally believe, if I understand my history well, had that plebiscite happened today, most of the Pakistan would have been a part of India. Most of the Pakistan would have been part of India because there was hardly. See, when you talk of Jinnah, he had no popularity. What was his role? He could not find a place even in the Congress. He went to London to practice. When he came back, उस समय ब्रिटिशर्स 1930 राउंड टेबल में हिंदुस्तान का कानून कॉन्स्टिट्यूशन बन चुका था. 1931 राउंड टेबल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज डन. उसमें फर्क सिर्फ इतना था, उस वक्त अंबेडकर का ये कहना था, बिकॉज ही अंबेडकर फेल्ट कि इंडिया को दो हिस्सों में डिवाइड करना चाहिए, द दलित्स एंड द नॉन दलित. उनने कहा था कि भाई आप तो हमारे भगवान हो, आपने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, सब सही है, अब ऐसा करते हैं, इसको ऐसा करते हैं, दो हिस्सों में डिवाइड कर देते हैं. दलित हो गया, एक दलित का लीडर आएगा, एक नॉन दलित का लीडर आएगा, हम सरकार चलाएंगे. गांधी, एंड इट वाज गांधी हु सेड नो ओवर माय डेड बॉडी. हमने एक बारी ये सब गलतियां कर चुके हैं, हम दोबारा नहीं करेंगे. दिस कैन नॉट हैपन. इट डिड नॉट हैपन. नेहरू सेड इट डिड नॉट हैपन. ऑफ कोर्स सरदार पटेल आल्सो सेड नो, इट कैन नॉट हैपन. But then Jinnah became a tool in the hands of Britishers. They said कि चलो ठीक है यार, तो पाकिस्तान की बात करो, ये तो होने वाला नहीं है, दलित डिवीजन इंडिया में नहीं होगा, तुम हिंदू मुसलमान की बात करो, ये डिवाइड पे काम करो, पाकिस्तान तुमको दे देंगे. लेकिन तब तक सब कुछ बन चुका था. जिन्ना रियली हैड नो रोल टू प्ले. ही वाज नॉट इवन पॉपुलर इन पाकिस्तान. नोबडी न्यू. ये एक हमने क्रिएट करा दिया उसकी इमेज. बाद में देखो, आपको जरूरत पड़ती है ना आइकन्स की. यू नीड दोज आइकन्स. सो an icon called Jinnah was created. He did not actually exist. He had no standing. Who was he? He had no contribution at all. आप चाहे कितनों को कितनी भी गाली दीजिए, जितने फ्रीडम फाइटर्स इंडिया से थे, चाहे वो हिंदू थे या मुसलमान थे या सिख थे या दलित थे, सबने कुर्बानियां दी.
हिंदुस्तान को हिंदुस्तान बनाने में, इस मिट्टी में, इस देश की आजादी में सबने बराबर का योगदान दिया, बराबर का खून दिया. बट जिन्ना वाज ओनली समबडी हु केम ऑन टू द डिनर टेबल टू एंजॉय द पार्टी. एनीवे, सो जब, अब देखिए, ये भी बहुत कम लोगों को पता है कि जब J&K की बात आई तो हरि सिंह से बोले कि भाई मैं अकेला रहना चाहता हूं, तो सबने कहा भाई ये तो ना हो सकता, तो अकेले नहीं रह सकते, या उधर जाओ या इधर जाओ. एंड यू आर अनफॉर्चुनेटली इन ए सिचुएशन वेयर यू आर किंग, पर आपकी ज्यादातर आबादी मुसलमान है, तो भाई तुमको तो चूज करना पड़ेगा. तो ही सेड कि भाई मैं पाकिस्तान तो नहीं जाऊंगा. एंड देयर इज अ रिटन डॉक्यूमेंट जो साइन कराया गया था, माउंट बैटन को कॉपी गई, जिन्ना को कॉपी गई, कि मैं पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा. दीज आर हिस्टोरिकल फैक्ट. जाके पता कर लो, जो लोग इस चीज के लिए लड़ते मरते हैं उनको बोलो पहले ये पता कर लो कि हरि सिंह ने जो लिख के दिया था कि मुझे पाकिस्तान में तो नहीं जाना, वो चिट्ठी जिन्ना को चली गई और वो चिट्ठी माउंट बैटन को चली गई, बात खत्म हो गई. इस वजह से जब ने देखा कि यार ये मान नहीं रहा, तो कबायली रेड हो गई. तो कबायलियों के थ्रू तो वो हुई, और फिर बाद में एसेशन जो भी, एनीवेज व्हाटएवर, दैट इज अगेन अ लॉन्ग डिस्कशन. सो वो एसेशन हुआ. सो नेहरू वाज वेरी क्लियर कि मैं तो ओवरवेलमिंग मेजोरिटी से जीतूंगा, और वो जीतता. माय कॉमन सेंस सेज नेहरू, पाकिस्तान अगर उस समय अगर प्लेबिसाइट हुआ होता, आई एम एब्सोल्युटली सर्टन, स्वात वैली आप छोड़ दो, अफगानिस्तान से लगते हुए चीजें आप छोड़ दो, वहां सिवियर इस्लामाइजेशन हो चुका था. लाहौर, कराची, ये सब का सब ओवरवेलमिंगली इंडिया का पार्ट होता. इसमें मुझे कोई डाउट नहीं है. उस वक्त पाकिस्तान ने विड्रॉ किया, उस वक्त पाकिस्तान की हिम्मत नहीं थी, उनको ये पता था कि भाई बट ऐसा कुछ हुआ. But wasn't plebiscite terms of preference limited to only what was Kashmir, or was it नो extended नो to नो, entire नहीं, ऐसा Pakistan? नहीं है. यू आर ओनली हिस्टोरिकली यू आर टॉकिंग अबाउट, देखिए, ओवरऑल J&K के कॉन्टेक्स्ट में ये एक कॉमन नॉलेज है, कॉमन सेंस की बात है, कश्मीर मैटर्स. यू सी, चाहे इन टर्म्स ऑफ नंबर्स हो, इन टर्म्स ऑफ ज्योग्राफिकल इंपॉर्टेंस हो, इन टर्म्स ऑफ कंट्रीब्यूशन टू ट्रेड हो, हर लिहाज में कश्मीर मैटर्स, नथिंग एल्स मैटर्स. ये पॉलिटिकल, ठीक है, ये दीज आर पॉलिटिकल टॉक्स की नहीं, उसमें ये भी है, वो भी है, वो भी है. J&K में व्हाट मैटर्स इज कश्मीर. हिस्टोरिकली कश्मीर ही मैटर करता था, क्योंकि आप देखिए ना, लेह लद्दाख में, वहां पे वहां पे उस जमाने में कुछ भी नहीं था. आज भी बड़ा डिफिकल्ट है उस टेरेन में रहना. प्रोस्पेरिटी, इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी नहीं है वहां पे. जम्मू में आज भी हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं इकोनॉमिक प्रोस्पेरिटी के लिए. हम लोग हमने कठुआ में वो बनाया, इकोनॉमिक हब बनाया. आई मीन यू हैव टू लुक एट इट, अभी इट्स अ गोस्ट टाउन. सो द फैक्ट टुडे इज, एन इंटेलिजेंट इन्फॉर्म्ड फैक्ट इज, व्हेन यू टॉक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इट पॉइंट ऑफ रेफरेंस हमेशा कश्मीर ही रहता है सबकॉन्शियस में भी, क्योंकि कश्मीर मैटर्स. ज्योग्राफिकली, सोशियो कल्चरल वाइज, इकोनॉमिक वाइज कश्मीर मैटर्स. ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जम्मू एक बड़ा न्यू ज्योग्राफिकल एंटिटी है इन टर्म्स ऑफ इट्स डेवलपमेंट. जम्मू का डेवलपमेंट, बहुत बड़ा डेवलपमेंट पिछले 30 साल में हुआ है, और कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट मेरे ख्याल से 70s के बाद में कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट हुआ जम्मू कश्मीर का, जम्मू का. सो कश्मीर मैटर्स. तो ये डिवीजन हम लोग बात करते हैं, लेकिन टेक्निकली हम लोग बात करते हैं जम्मू कश्मीर स्टेट की, हम बात करते हैं. अच्छा, उसमें 370 में, अब 370 का मिसयूज क्यों हुआ? 370 का मिसयूज हुआ सबसे पहले लैंड रिफॉर्म्ड एक्ट में. लैंड रिफॉर्म्ड एक्ट में, क्योंकि 370 में इतनी छूट थी कि आपको कई सारी चीजें तो आ गई, लेकिन दे डिड नॉट पास लैंड ट्रांसफर विदाउट कॉम्पनसेशन. सो लैंड, जो मेन कश्मीर के जो लैंड एक्टिविस्ट थे, या जो मेन लैंड टिलर्स थे, लैंड ओनर्स थे, उनकी लैंड बिना किसी कॉम्पनसेशन के जो लेके टिलर्स को बांट दी गई, दैट वाज बिकॉज ऑफ 370. अब 370 का ये कंट्रीब्यूशन था, और क्या कंट्रीब्यूशन था 370 का? फौज आपके पास में थी, टेलीकॉम आपके पास में था, सरकार आप बना सकते थे, ठीक है, वो पॉलिटिकल सिस्टम का काम था. लेकिन एक एक्ट को, एज एक वेलफेयर मेजर को, as a draconian act of persecution बनाया गया, which is why in that context article 370, 35A in Kashmir or anywhere else in the country should not exist. कोई भी ऐसा वेलफेयर मेजर जो एक कम्युनिटी को ये हक देता हो कि उसको पॉलिटिकली, एडमिनिस्ट्रेटिवली आप
उसको गैल्वनाइज करके, उसको मिसयूज करके एक माइनॉरिटी को अगर आप प्रताड़ित करें, तो वो वैसा एक्ट होना ही नहीं चाहिए था। अब लेकिन 370 पे कई बारी लोग ये भी कहते हैं कि भाई अब इससे प्रोग्रेस होगा या पीस आएगी, तो मैं अभी भी अनश्योर हूं कि 370 के हटने से पीस कैसे आएगी। कौन थे वहां नहीं, पे? आपके हिसाब से पिछले एक वर्ष में जब से हटा है, क्रिटिकल डेवलपमेंट क्या हुआ अब तक, देखिए, मुझे नहीं पता अदर क्रिटिकल देन द लॉ एंड डेवलपमेंट क्या ऑर्डर? हुआ। क्रिटिकल डेवलपमेंट, मेरी नॉलेज जो क्रिटिकल डेवलपमेंट की है, क्या कश्मीर के हर घर में बिजली है? शायद नहीं है। जम्मू में भी, आज जम्मू का समर्स है। देखिए, जम्मू तो बीजेपी का एक सबसे ज्यादा एमएलए जो पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन है वहां का है। आप जम्मू में फोन करके किसी से पूछ लीजिए आपके घर में बिजली आती है, वो भी आपको ये बोलेगा कि यार पता नहीं 8 घंटे गायब रहती। और जम्मू समर्स इज द हार्श, इज द कंडी इलाका। जम्मू में गर्मी ऊपर से भी पड़ती है, और जम्मू की जो जमीन है वो कंडी इलाका है, कि आप खोदोगे तो आपको पत्थर मिलेंगे। वो जमीन बहुत तपती है नीचे से। जम्मू की गर्मी, मतलब आप समझिए कि जैसा आगरा में एक हीट बेल्ट है, वैसी गर्मी तो शायद दिल्ली में भी नहीं पड़ती जितनी तेज गर्मी जम्मू में पड़ती है। उस गर्मी में जब आपको बिना बिजली के रहना पड़ता है, आप जम्मू में लोगों ने होल हार्टेडली हर वेलफेयर मेजर को सपोर्ट किया। बिजली के मीटर लगवाए, ठीक ठाक बिल पे करते हैं, जो बिल आता है वो पे करते हैं, फिर भी बिजली नहीं है। तो इसमें 370 क्या कर लेगी? गार्बेज कलेक्शन अभी भी नहीं होता प्रॉपरली। इतने सारे जम्मू के मोहल्ले हैं, मैं जब भी जम्मू जाता हूँ मैं देखता हूँ हर तरफ कचरे कचरा है। उसमें 370 का क्या क्या काम है? सड़कें टूटी फूटी है, उसमें 370 का क्या काम है? करप्शन हर लेवल पे, इतना करप्शन है, आप कहीं भी सरकारी दफ्तर में जाइए, बिना पैसे दिए कोई काम नहीं होता। क्या क्या तो आप जो तो आप ये कह रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिवली नथिंग मच हैज चेंज्ड, इज एडमिनिस्ट्रेटिवली दैट मे सो? बी इट इज, यू सी, Or from development point of सम view? कैन से, But सम then कैन से, 370 was never supposed to do that, was it? प्रॉमिस किया। मुझे लगता है, देखिए, पहली चीज फंडामेंटली, शुड 370 बी देयर? नो, there is no space for an article like 370. It should not have been there. It should have been done away long time back. वो तब 50-70 में ही इसको खत्म कर देना चाहिए था। ये आज जितना कश्मीर की बर्बादी हुई इन टर्म्स ऑफ एनकरेजमेंट टू, बर्बादी क्या हुई, देखिए स्पेसिफिक्स। एक तो you persecuted, you used it as a tool for persecution, that should not have happened. Then it also became a tool in the hands of certain powerful dispensation. सरकार जिनके हाथ में रही, उनके हाथ में 370 एक ऐसा टूल बन गया, जिन्होंने पहले अपनी जेबें भरी, फिर उसके बाद में बाकियों की जेबें भरी, अपने जानने वालों की जेबें भरी। जमीनें पहले ही खा चुके थे। अभी आपने ऐसा कहाँ सुना कि दुनिया में कहीं ऐसी कोई मिसाल नहीं है कि आप लोगों की जमीनें ले लो बिना किसी कॉम्पनसेशन के, फिर वही जमीनें 500 रुपए में आप टिलर्स को दे दो, जबकि उसका लैंड वैल्यू, उस समय का जो लैंड वैल्यू ऑन रिकॉर्ड जो था, वो 1 लाख रुपए था कनाल का। आपने 500 रुपए में लोगों को दे दिए। और जो, अच्छा, फिर आपने ऐसी ऐसी शर्तें रख ली कि 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर के बाहर जो आपकी जमीन है वो भी आपकी नहीं रही। तो देयर हैज बीन अनइमेजिनेबल परसिक्यूशन यूजिंग 370 एज अ व्हील। अच्छा, 370 में फिर ये क्या हुआ? राइट ऑफ एम्प्लॉयमेंट भी आपका चला गया। स्टेट कॉम्पिटेंट अथॉरिटी आई, कि जिसमें एक इंटरव्यू बेसिस पे लोगों को सीटें दी जाती थी। उसमें प्रोसिक्यूशन हुआ कि अब उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो माइनॉरिटी कम्युनिटी के लोग थे वो धीरे धीरे बाहर जाने लगे। वो महाराष्ट्र गए पढ़ने के लिए, वो बैंगलोर गए पढ़ने के लिए। कैपिटेशन फीस का जमाना था। हम सारी जिंदगी, हमारे घर वाले पैसे जमा करते थे कि भाई बच्चे के लिए कैपिटेशन, क्योंकि स्टेट में तो सीट मिलनी नहीं है, फार एंड फ्यू, दोज फैमिलीज हु वर एक्सेप्शनली पावरफुल, उन्हीं को सीट मिलती थी। अच्छा, ये कहाँ आपने आपने आज तक कभी ऐसा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी देखी जो मेरिट लिस्ट को इग्नोर करती है और पर्सनल इंटरव्यू पे लोगों को सीटें बांटती है? I mean, it was a joke. It was a joke. I mean, I have gone through that. I know people who were distinction holders. They never got seats. They had to go outside. They could afford, क्योंकि शुरू से हमको पता था यार कहीं ना कहीं ऐसा होगा, अपना सब कुछ जमीन जायदाद जितना भी समेट सकते हो समेटो, बच्चे को एडमिशन दिलानी है। So 370 became a tool of persecution, which is why it should have gone long time back. There is no place for, हिमाचल में भी तो एक तरीके का मेजर है ना कि भाई आप बाहर वाले आके लैंड नहीं खरीद सकते। आर्टिकल 370 के साथ 35 से आपको लैंड राइट्स के एक्ट देता है, लैंड राइट की भाई लैंड नहीं दे सकते। वो ठीक है, वो इसी, अब कश्मीर एक ऐसी जगह है, और उस जमाने में जब हम 70-80 के दशक की बात करते हैं, या इवन द बिगिनिंग ऑफ 90s की हम बात करते हैं, कश्मीर वॉज द हेवन। बॉलीवुड कहाँ शूट करता था?
कोई ऐसी फिल्म है बॉलीवुड की? कौन सा ऐसा आदमी है जो कश्मीर में जाके नहीं रहना चाहेगा? हर आदमी कश्मीर में जाके घर बनाना चाहता था, विच वुड हैव इवेंचुअली डिस्ट्रॉयड द इकोलॉजी. मे बी इट वॉज अ गुड वेलफेयर मेजर, बट नॉट एज अ टूल ऑफ परसिक्यूशन. वो टूल्स बन गए ये दोनों. अच्छा, इससे भी बड़े डेंजरस टूल्स हैं हिंदुस्तान में. आप जानते हैं आर्टिकल 30, आर्टिकल 29 हम कभी डिबेट नहीं करते. द रूट कॉज ऑफ the consequent failure in our constitution drafting has it starts from article 30, article 29. और ये कब की बात है? 1931 में राउंड टेबल में ये बात भी डिस्कस हुई कि भाई माइनॉरिटीज को जब ये बात तो लोग 47 करते हैं, इन 30 में 30s में तय हो गया था कि भाई आजादी मिलेगी. अब किस तरीके में आजादी मिलेगी ये तय करना बाकी था. तो अब आइए, अब राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ये भी तय हुआ कि 31 में ये तय हुआ कि भाई माइनॉरिटीज का जो एजुकेशन है, उनको राइट ऑफ प्रैक्टिसिंग देयर रिलीजन छूटना नहीं चाहिए. अगर आप आजादी देते हो हिंदुस्तान को, राइट ऑफ प्रैक्टिसिंग रिलीजन नहीं छूटना चाहिए. अच्छा, उसके दो हिस्से हो गए, आर्टिकल 30 हो गया, आर्टिकल 29 हो गया. वो क्या कहता है कि हिंदुस्तान क्योंकि सेक्युलर है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन सेक्युलर है, सारे माइनॉरिटीज, and here the term is not socio-economic minorities, religious minorities, should be able to practice their religion and promote education related to their religion. Religious institutions basically उसको गवर्न करता है आर्टिकल 30. और 29 ये कहता है कि भाई अब इन दोनों को अगर हम एक पर्सपेक्टिव में स्टडी करते हैं, आर्टिकल 30 और आर्टिकल 29 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये कहता है कि हिंदुस्तान में सारे माइनॉरिटीज को ये हक है अपना रिलीजन का पढ़ाई करने को, और वो पढ़ाई मान्य होगी. द की वर्ड हियर इज वो पढ़ाई मान्य है, बारिंग द मेजॉरिटी कम्युनिटी. आर्टिकल 30, 29 से सारे माइनॉरिटीज को हिंदुस्तान में हक है अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बनाने का, पढ़ाने का, कोई छेड़छाड़ नहीं होगी. सिर्फ मेजॉरिटी कम्युनिटी कैन नॉट डू दैट. नाउ दिस इज अ ट्रेवेस्टी ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन. दिस इज अ जोक. आप ये कहते हो कि आप कहते हो सेक्युलर. हम कहां से सेक्युलर है? वेयर आर वी सेक्युलर? हमारे तो ये सेक्युलर होने का कीड़ा आया कहां से? नहीं, ये कीड़ा देखिए, इसमें बहुत सारे बड़े बड़े वो थे ना जानवर, तो ये बेचारे जो बदनाम हो गए. अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन पहले से तय था, लेकिन उस समय एक पढ़ा लिखा आदमी चाहिए था, लीगल आदमी चाहिए था. तो ऑफ कोर्स बाबा भीम साहब अम्बेडकर, ही वाज द बिगेस्ट ल्यूमिनरी दैट टाइम. ही वाज मेड द कॉन्स्टिट्यूशन के वो चेयरमैन, उनको बनाया गया. ही रीड्राफ्टेड द कॉन्स्टिट्यूशन. और ये ऐसे कई सारे लोग थे हमारे जो उस वक्त ये था कि भाई जल्दी करो, भाई जल्दी करो, भाई जल्दी करो. इसमें ऐसा नहीं है कि इसमें हमारे जो हम अक्सर ये गलती करते हैं कि सरदार पटेल थे, वो क्या सरदार पटेल ऑल्सो उन्होंने जब आर्टिकल 370 तक क्यों उन्होंने उस वक्त नहीं माना? सरदार पटेल वॉज द मोस्ट इंटेलिजेंट गाय. जब कश्मीर में वो आए 50 के आसपास में, तो वो एयरपोर्ट से तो वो वापस चले गए थे. दिस इज डॉक्यूमेंटेड इन हिज, वो जो मथाई की जो उनका जो पर्सनल सेक्रेटरी था, he said, he's on record, he said that Kashmir is a slippery ground. Patel does not walk on slippery ground. So ऐसे बहुत सारी चीजें थी जो कलेक्टिवली उस वक्त शायद, देखिए आज ये कहना कि भाई वो भी गलत था, नेहरू भी गलत था, गांधी भी गलत था, पटेल भी गलत था, ये भी गलत था, ये बहुत गलत बात है. आज हमारे पास में, हम तो सरकारों को वोट करते हैं, तो वो सरकारों से हम ये उम्मीद क्यों नहीं करते, या हम ये चार्टर क्यों नहीं, सिटीजंस ऑफ इंडिया, व्हाई डोंट दे गैल्वनाइज एंड दे क्रिएट अ चार्टर एंड दे पुट देयर ओन कैंडिडेट. दीज आर दी एनॉमलीज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विच नीड्स टू बी करेक्टेड. अगर ये सेक्युलर देश है, इसमें माइनॉरिटीज को भी अगर हक है, तो मेजोरिटी को हक क्यों नहीं है? क्या सेक्युलर कॉन्स्टिट्यूशन की डेफिनेशन ये होती है कि बाय नंबर्स अगर कोई बड़ा है तो उसका कोई हक ही नहीं है, और वो भी तब जब सबसे टॉलरेंट कम्युनिटी वो रही हो. So there are these anomalies. 370 was an anomaly, but 370, जैसा मैं बार बार कहता हूँ, welfare measure that turned draconian, that lost its way. और अनफॉर्चुनेटली इसमें नहीं, और एक चीज और है, ये माइनॉरिटीज की जो डेफिनेशन है 1931 में डेमोग्राफिक्स बहुत डिफरेंट थी इंडिया की. अरे सर, अब देखिए आर्टिकल, टुडे डेमोग्राफिक्स इज वेरी वेरी डिफरेंट. आपको पता है जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो अपने आप में, देखिए व्हाई इज जम्मू कश्मीर इंपॉर्टेंट? जम्मू कश्मीर इज इंपॉर्टेंट ऑन मेनी ग्राउंड्स. वन,
It is the custodian of the oldest continuously thriving civilization in the entire world. Jammu Kashmir is... Does this constitution, sorry to interrupt, does this constitution cover what we call POK as well? ये उल्टा है. आपको पता है जम्मू कश्मीर बिफोर 370, आई डू नॉट नो व्हाट इज द स्टेटस नाउ, आई थिंक 20 सीटें जम्मू कश्मीर के कॉन्स्टिट्यूशन में, आजाद कश्मीर जो पाकिस्तान कहता है आजाद कश्मीर, हम कहते हैं इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर, वो इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर है, उसके लिए हमने कॉन्स्टिट्यूशन में सीटें रखी हैं. और जो माइनॉरिटी माइक्रो माइनॉरिटीज कश्मीर की है उनका कोई रिप्रेजेंटेशन कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है. आप जानते हैं कश्मीर में, देखिए रिलीजन एज अ, see the travesty, this is not the joke I'm telling you, please understand the joke. We are a secular country, there cannot be any religion based reservation, no doubt, everybody says yes, but कश्मीर में आपको पता है जो माइनॉरिटी के बेनिफिट्स हैं वो किसको मिलते थे? वो माइनॉरिटीज को नहीं मिलते थे. क्यों? तो जम्मू कश्मीर का जो अडॉप्टेड कॉन्स्टिट्यूशन था वो ये कहता था कि भाई देखिए 370 है, हमने तो इंडिया को अपना लिया है, तो जम्मू कश्मीर में जो माइनॉरिटी है वो तो देश के पॉइंट ऑफ व्यू से मेजॉरिटी है, तो आपको कैसे माइनॉरिटी का बेनिफिट मिलेगा? इससे बड़ा जोक आपने सुना है? लेकिन जो मेजॉरिटी वहां पे है उसको माइनॉरिटी का बेनिफिट मिल सकता है क्योंकि वो वहां पे माइनॉरिटी है बिकॉज ऑफ 370. Now these are the merits and demerits of 370 that should have been discussed. अब हमने इसको एक शेप दे दी कि भाई 370 खत्म हो गया. मैं हैरान हो गया, बहुत सारे लोग मुझे फोन करने लगे कि आशीष नाउ यू कैन गो बैक नाउ 370 हटा दिया. एंड आई वाज वंडरिंग why was article 370 stopping me? I mean, I was a certified bona fide resident of the state, I have a state subject, nobody can stop me. I am the certified resident of the state. So लोगों में ये पेडल कर दिया गया भाई नाउ कश्मीरी पंडित्स कैन गो बैक. भाई कैसे? द इशू वाज पीस एंड लैक ऑफ पीस एंड टेरर. इट वाज नेवर 370. On the contrary, if you look in the hindsight, 370 was a protection as much as to Hindus as it was to Muslims or to Buddhists or to Dogras or to anybody else. अच्छा, उससे पीस आ जाएगा जी. कैसे पीस आ जाएगा? पिछले एक साल में हमने देखा 130 लोग, तो अभी तक आज ही में न्यूज देख रहा था इतने आतंकवादी मर गए. ये 130 है, 130 के बदले अगले साल का भी तो कुछ किया रे होगा. जब लोग कंटिन्यूअसली कॉन्फ्लिक्ट जोन में मरते हैं, जब कुछ लोग डेमोक्रेसी को हाईजैक करते हैं, उसका बाय प्रोडक्ट पीस नहीं होता. आज एक सिंपल वे में जो टेररिस्ट कश्मीर में ऑपरेट करते हैं, अगर जो मेजॉरिटी हम लोग ये बिलीव करते हैं कि वो पाकिस्तानी स्पॉन्सर टेररिस्ट हैं, लेकिन ये फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि टेररिस्ट हैं. फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि वहां पे खून खराबा होता है. फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि लोग मरते हैं, कश्मीरियों का खून बहता है. ये फैक्ट ऑफ द मैटर है. क्या ये सिचुएशन कंड्यूसिव है किसी के लिए भी कश्मीर में एक पीसफुल लाइफ जीने का? वहां के जो लोग इतना ब्रेव कर रहे हैं, ये खून खराबे को ब्रेव करते हैं डे टू डे लाइफ में, क्या वो पीसफुली रह रहे हैं? तो बाहर के लोग पीसफुली कैसे रहेंगे? सो अनलेस यू करेक्ट, कश्मीर का पीस कश्मीरी ही ला सकता है. और इसमें ये 370 में भी देखिए बहुत सारे इंटेलिजेंसिया, जो देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि जो लोग रास्ते से भटक जाते हैं उनमें सेमेंटिक्स बड़े होते हैं, उनमें जो एक दो ये तुर्रम खान पढ़े लिखे होते हैं ना, वो बरगलाने का काम ज्यादा करते हैं. उन्होंने क्या बरगलाया? लोगों को एक थ्योरी नहीं पेडल कर दी जी. 370 जो था वो तो कश्मीरी पंडितों ने अपने फायदे के लिए लगाया और अपने फायदे के लिए हटवाया. इसमें कश्मीरी पंडित का कौन सा फायदा था और कश्मीरी पंडित को क्या फायदा हुआ 370 हटने से? अच्छा, 370 के ऊपर में भी जो एक सो कॉल्ड जो ये बड़ी तुर्रम खान क्लास होती है, वो ये भी पेडल करते हैं कि भाई 370 तो वॉज बेसिकली कश्मीरी पंडितों ने लगाया क्योंकि मुसलमानों के ऊपर अत्याचार. अरे लगाने वाला कोई और, हटाने वाला कोई और. सबसे बड़ा सफरर उसका कश्मीरी पंडित. उसकी जमीन चली गई, उसकी नौकरियां चली गई, उसके घर छिन गए, उसके बीवी बच्चे मर गए. और वो देखिए, लैक ऑफ हिस्टोरिकल फैक्ट्स आई थिंक इज द बिगेस्ट पॉइजन. और कश्मीर में जब तक आप सोशल पर्सपेक्टिव कश्मीर का नहीं समझेंगे कि वहां टेररिज्म क्यों है, कश्मीर में कोई इकोनॉमिक टेररिज्म नहीं है.
इट इज द ओनली प्लेस टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज विच डज नॉट हैव अ बीपीएल कार्ड। अब शायद कहीं से कोई फैक्टर इन हो गया होगा, क्योंकि कई सारे जो बाहर के लोग वहां सेटल होते हैं वो बीपीएल कार्ड बनवा लेते हैं। नहीं है, आप दुनिया भर के बड़े बड़े इकोनॉमिक पैरामीटर्स ले लो, चाहे वो बच्चों की हेल्थ हो, एजुकेशन हो, पर कैपिटा इनकम हो, सबसे टॉप पे आपको कश्मीर मिलेगा। सो द रूट कॉज ऑफ कश्मीर प्रॉब्लम लाइज इन इट्स हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव। और जब तक तो आशीष भाई, सॉरी, आप एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं। आर यू सेइंग कि रिपील ऑफ आर्टिकल 370 हैज नॉट हैड एनी इम्पैक्ट और एंड विल नॉट हैव एनी इम्पैक्ट एट ऑल? No, because of the what I'm because of the saying is factors that that we're talking. we have to see abrogation of 370 if it continues. You see, I mean, it is still in the court. So I'm hoping that it will be abrogated for once and forever. Yes. Now, what is the merit to of what measure will it impact? 370 से होगा क्या? 370 क्या गवर्न करता था? 370 एम्प्लॉयमेंट गवर्न करता था, इंफ्रास्ट्रक्चर एज इट इज सरकार के पास में था, लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, लोकल हेल्थ केयर, ये स्टेट सब्जेक्ट्स में आते थे। ठीक है, अच्छी सड़कें बनना, अच्छा हेल्थ केयर देना, नौकरियां जनरेट करना, ट्रेड को प्रमोट करना, ये स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन को करना था। ये स्टेट की एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं किया। 370 की वजह से नहीं किया, ये कहना गलत है। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखिए सुप्रीम कोर्ट हमेशा से हमारे पास में था, सुप्रीम कोर्ट का इंटरवेंशन था, क्यों हमने करेक्टिव मेजर्स नहीं लिए? मैं आपको अब इसकी मैं मोटी मोटी आपको, इसमें कई सारे लोग इसके एंटी भी बात कर सकते हैं, वो भी गलत नहीं है। मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं। जब टेररिज्म पीक पे था तो जगमोहन साहब थे वहां पे गवर्नर। मैं कह सकता हूं दावे से, और जिसको भी मेमोरी लॉस नहीं हुआ हो वो ये बात को वैलिडेट करेगा कि जगमोहन के टाइम में सबसे बेस्ट डेवलपमेंट, ऑलराउंड डेवलपमेंट, एडमिनिस्ट्रेटिव डेवलपमेंट अगर कभी हुआ तो वो जगमोहन के टाइम में हुआ। मैं जानता हूं उस वक्त जम्मू की सड़कों की मिसाल दी जाती थी कि यार जम्मू की सड़क पे जेट प्लेन लैंड कर सकता है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड is the gleaming example, it's a shining example of how well managed a shrine board can be. क्या तब 370 नहीं था? पॉलिटिकल विल हमारी कमजोरी है, पॉलिटिकल विल नहीं था, हम कुछ कर नहीं पा रहे थे क्योंकि अपीजमेंट पॉलिसी है। आप लोग किसी के सेंटिमेंट्स को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते, सो वो चलता रहा, ब्रशिंग अंडर द कारपेट चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा। तो अल्टीमेटली क्या होना था? करप्शन, स्टेट का एक, बिना करप्शन के कुछ चलता नहीं है वहां पे। ऐसा नहीं कि बाकी जगहों पे सब लोग राम राज है, सब जगह पे यही हाल है। तो कश्मीर में कुछ खास नहीं हो रहा था, जो सब जगह हो रहा था वही कश्मीर में भी हो रहा था। बट द पॉइंट इज, आर्टिकल 370 से आपके फ्लड गेट्स ओपन होने चाहिए टू एम्पावर द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन। अब लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है नहीं, आपको पीस प्रोसेस स्टार्ट करना पड़ेगा। आप देखिए कल को अगर आप इलेक्शन करेंगे, आई एम श्योर आप इलेक्शन कर नहीं सकते क्योंकि सिचुएशन वैसी है नहीं। अगर आप इलेक्शन करेंगे फिर आपके सामने वही समस्याएं आएंगी कि गन पॉइंट पे लोगों को इलेक्शन करने से, वोट करने से रोक दिया जाएगा, या गन पॉइंट करने पे आप लोगों को इलेक्शन कराएंगे। बॉटम लाइन, आप कैसे भी वोट कराएं या वोट को रोकें, दैट्स नॉट एन आइडियल सिचुएशन। पीस प्रोसेस को रिज्यूम करने के लिए आपको कुछ ना कुछ ग्राउंड लेवल पे करना पड़ेगा। और देखिए, सी कश्मीरी सिविलाइजेशन is unlike any other civilization. It's an impervious civilization. You don't understand the language, you don't understand the culture, and yet there are outsiders who are taking the decision on Kashmir. तो ऐसे में ये सॉल्व कभी ना कभी होगा, लॉन्ग टर्म में होगा, मेरी लाइफ टाइम में नहीं होगा, कब होगा मुझे नहीं पता। पर मुझे जो आज दिखता है वो मुझे दिखता है कश्मीर हैज बिकम अ बिग बिजनेस अपॉर्चुनिटी। Unrest in Kashmir is a business opportunity. चाहे आप कई लिहाज में देखो, अगर ये अनरेस्ट वहां पे नहीं होता तो सब शांति होता, कई लोगों की नौकरियां नहीं रहती जो पॉलिटिक्स करते हैं कश्मीर के नाम पे। तो लेकिन पीस प्रोसेस के लिए मैं आज भी ये मानता हूं, अनलेस अ कश्मीरी मुस्लिम एंड अ कश्मीरी पंडित सिट टुगेदर एंड दे फाइंड अ वे, देयर इज नो वे पीस कैन रिटर्न। देयर मे बी सम अदर वे व्हिच आई डू नॉट नो। द इजीएस्ट एंड द बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन, देखिए एक कश्मीरी मुसलमान को कश्मीरी पंडित से ज्यादा कोई अच्छे से नहीं समझ सकता, लाइकवाइज एक कश्मीरी पंडित को एक कश्मीरी मुसलमान से ज्यादा कोई अच्छे से नहीं समझ सकता। ये दोनों अगर इकट्ठे हो जाएं
we can solve Kashmir in a matter of months, if not in days or hours. Because no, but do you think that bridge can still be, that gulf can still be bridged? वो अभी of भी course that can जो be खाई bridged. है, You know, जो क्रिएट हो गई है, of course, no, तो I don't think देर हो गई है. मैं एग्जाम्पल देता हूँ, कितनी भी देर हो जाए, ऐसा क्यों लगता है आपको? देखिए कितनी भी देर हो जाए, आई बिलीव देर इज स्टिल एन अपॉर्चुनिटी, चाहे कितनी भी देर हो जाए. मैं बाकियों की बात नहीं कर रहा, मैं ये कहता हूं, और मैं कोई बड़ी बात नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूं कि इट इज नेवर टू लेट टू टेक दैट फर्स्ट स्टेप. देर आर पीपल हु आर ट्राइंग दैट, ऐसा नहीं है. देर आर पीपल, आर कश्मीरी पंडित्स नॉट लिविंग इन द वैली? यस, मे बी दे आर, सम आर लिविंग इन बेटर कंडीशन, सम आर नॉट लिविंग इन बेटर कंडीशन, बट दे आर. ऐसा तो नहीं है कि आज उनको भी रोज कोई बंदूक उनके सर पे रख रहा, ऐसा नहीं है. क्या कश्मीरी मुसलमान जम्मू में नहीं रहते, बाकी जगहों पे नहीं रहते? डू वी नॉट टॉक टू देम? I come from a generation where most of my friends were Muslim. They continue to be my friends. Do we not talk to each other? We do. But you see, नहीं आशीष भाई, इसमें आशीष भाई मैं आपको सॉरी रोकूंगा यहाँ पे. ये आपको लगता है, मैं इससे थोड़ा सा डिसएग्री इसलिए करता हूँ क्योंकि मेरा ये मानना है, जो मैंने थोड़ा बहुत देखा भी है, कि जो कश्मीरी पंडित वहां से एक बार आ गए 1990 में, आप चलिए, आप उस समय फिर भी आपकी इतनी उम्र थी कि आपने थोड़ा बहुत देखा समझा, और उसके बाद में यहाँ आए थे. जो बिल्कुल छोटे बच्चे थे, मे बी इन्फेंट्स या टॉडलर्स, उस एज में जो आए, उनका कश्मीर कनेक्ट है ही नहीं. कहाँ है कश्मीर कनेक्ट? वो तो दिल्ली वाले हैं, मुंबई वाले हैं, बैंगलोर वाले हैं. यू आर एब्सोल्युटली राइट. तो वो वापस क्यों जाना जहाँ पे बिजली नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, no, you see, और एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा? That is a very dangerous challenge. और उसी तरह कश्मीरी मुस्लिम, वो बच्चे जो अब एक नई जनरेशन खड़ी हो गई है, जिन्होंने कश्मीरी पंडित्स को सिर्फ सुना है कि हाँ ये हमारे यहाँ रहते थे, फिर निकाल दिया गया, वो अब क्यों किसी और को टॉलरेट करेंगे अपने अगल बगल? बिल्कुल. I mean, you've hit the hammer on the nail. You see, what is happening is there is a degradation, degeneration, decay of both the communities that is happening. इसके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा. Now, point in case Kashmiri Pandit community, it's a minuscule community. Hardly 7 lakh people worldwide survive, और सब लोग बिखर गए. ऐसा नहीं कि सब एक जगह है पारसियों की तरह और जूस की तरह, so that they can preserve their culture. No. What is happening? Our languages has already died in a manner of speaking. Our traditions, our culture, it's all dead. Our festivals are dead. Intercaste marriages, they are further accelerating the socio-cultural, extinction of the community. I am saying maybe in next 50 years, Kashmiri Pandit community would have been extinct, at least socio-cultural wise. जिंदा होंगे, नाम से होगा कि ये कॉल, अच्छा ये तो कश्मीर के थे, कहाँ के थे, क्या थे, नहीं पता. Likewise, Muslim community, जो पढ़े लिखे लोग हैं, जो वेल ऑफ लोग हैं, वो कहाँ वहां हैं? वो सब बंबई में हैं, वो दिल्ली में हैं, वो यूरोप में हैं, वो अपना बिजनेस कर रहे हैं बाहर. वो वहां थोड़ी हैं, वहां वही है. और जो वहां की अब की पौध है, जो अब की जनरेशन है, यू सी व्हाट इज हैपेंड इज पोस्ट 90s या लेट 80s के बाद की जो पैदाइश हुई कश्मीर में, दे ग्रू अप इन एन एनवायरनमेंट which was not secular. उन्होंने अजान के साथ में मंदिर की घंटी नहीं सुनी, उन्होंने अजान के साथ में मंदिर में आरती नहीं देखी. जब वो मस्जिद में जाते थे, उनका दूसरा दोस्त मंदिर में नहीं जाते हुए उन्होंने देखा, जो हमने देखा. सो फॉर देम, जो एक वो टॉलरेंस, कश्मीरी हिंदू इतना कम था जितना एक चाय में एक कुछ दाने शहद या कुछ बूंदे शहद की डालने से पूरी चाय मीठी हो जाती है. वो कश्मीरी पंडित का रोल था उस कम्युनिटी के अंदर में. वो वहां कश्मीर के सोशल फैब्रिक में हम लोगों ने इतने कम थे, पर हमारी तासीर इतनी ज्यादा थी कि हमने एक कल्चरल, जिसको आज बड़े बड़े लोग कहते हैं कश्मीरियत, ये वो हमने क्रिएट किया था. आज वो बैलेंस नहीं है. देयर इज जो आज की कम्युनिटी वहां पे है, उन्होंने वो टॉलरेंस नहीं देखा. उनके लिए कश्मीर इज लाइक सीरिया. उनके लिए सिर्फ 2 ही लोग हैं, एक वो और जो उनको मारना चाहते हैं. उन बेचारों को तो कल्चरल पर्सपेक्टिव ही नहीं पता. मैं कभी कभी देखता हूं, ये आपने इतनी इंपॉर्टेंट बात की, देयर आर फ्रेंड्स ऑफ माइन हु समटाइम्स कम ओवर फ्रॉम कश्मीर, दे हैव देयर चिल्ड्रन विद देम, एंड देयर चिल्ड्रन आर एस्टोनिश्ड व्हेन दे सी मी टॉकिंग टू देयर फादर, or when we talk to each other, they are astonished that how do you speak with each other with so much of love and affection, because they have not seen that. So the biggest danger is that we are breeding a community that is growing only knowing the poison of intolerance.
likewise, what is happening to Kashmiri Pandit community? We are on an accelerated path of extinction. We are the only community in the world, mind you, which is the peace ambassador to the world. दुनिया में इससे बड़ी पीसफुल कम्युनिटी, हमने हमारे परिवार के लोगों को मारा गया, मैंने बंदूक नहीं उठाई। अगर किसी का घर जला तो उसने उठ के किसी दूसरे का घर नहीं जलाया, ना ही उसने वैसी भावना रखी। फार एंड फ्यू ये सब चीजें सोशल मीडिया पे, अगर आप सोशल मीडिया बंद करो, वर्ल्ड विल बिकम अ पीसफुल प्लेस, बट that cannot happen now. But what I'm saying is that we, in us, world has hope that persecution can end and minorities can thrive, can survive and prosper even in the shadow of an overwhelming majority which may not share their faith. I think those are the bigger lessons that we entirely are missing here. सही कह रहे हैं। ये जब तक इसका आंसर हम या हमारा पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन या इंटेलेक्चुअल्स बैठ के नहीं ढूंढेंगे। देखिए इसमें मुझे नहीं लगता, मैं आपको बताऊं, एक जो मेरी किताब है रेफ्यूजी कैंप, उसका जो पर्पस था, उसका क्या पर्पस था? मैं अज्यूम करता हूं जम्मू कश्मीर आज का कुरुक्षेत्र है, ठीक है, और उस क्षेत्र में जो टेररिज्म है उसकी शेप क्या है? चक्रव्यूह। महाभारत की लड़ाई क्या थी कि चक्रव्यूह को, अल्टीमेटली चक्रव्यूह को कोई भेद नहीं पा रहा था। क्यों भेद नहीं पा रहा था? क्योंकि हर आदमी को अपनी जान प्यारी थी। आप महाभारत के कैरेक्टर्स को देख लीजिए, मतलब आई मीन विद ड्यू रिगार्ड टू ऑल ऑफ देम, हर आदमी को जान अपनी प्यारी होती है। महाभारत के भी कैरेक्टर्स, हर आदमी इस जुगाड़ में लगा था कि मेरी जान कैसे बचे। सब यही काम कर रहे थे कि मैं नहीं मरना चाहिए यार, मतलब आई हैव टू सेव माई लाइफ। अब उसमें चक्रव्यूह टूट नहीं रहा था। एक 18 साल के 17 साल के बच्चे ने कहा कि यार ये कोई कर नहीं रहा है, मैं तोड़ सकता हूं। हर आदमी तोड़ सकता था, लेकिन सबको पता था जो तोड़ने जाएगा वो मर जाएगा। ये लड़के ने कहा, अभिमन्यु ने कहा कि भाई अगर ये चक्रव्यूह को टूटने की कीमत मेरी जिंदगी है, मैं वो प्राइस पे करने को तैयार हूं। वो चक्रव्यूह में गया, उसने चक्रव्यूह को तोड़ दिया और उसने अपनी बलि दी। एंड दैट इज हाउ वी अचीव पीस। अब सेम JNK के कॉन्टेक्स्ट में हर आदमी बात जरूर करता है, लेकिन कोई अपने घर से अभिमन्यु देने को तैयार नहीं है। कोई अपने घर से अभिमन्यु देने को तैयार नहीं है। ये ऐसा नहीं कि वहीं पे है, हर समाज में ऐसा ही होता है। अदरवाइज कितने आतंकवादी हैं कश्मीर में? 1000, 1500, 2000, कितना टाइम लगना चाहिए सबको मारने में? लेकिन उसके बाद क्या होगा? वी हैव टू फाइट अ बिगर बैटल विच इज आइडियोलॉजी। ये देखिए जो कश्मीर में आज हो रहा है, इसमें बात वही है, चक्रव्यूह है। कोई, सब लोग अपने अपने डर को, मैं इतने सारे लोगों को जानता हूं जो लोग कहते हैं कि यार मतलब वी हैव टू टेक एन एंटी इंडिया स्टैंड बिकॉज वी अदरवाइज वी आर थ्रेटेंड। हम लोग पीस की बात नहीं कर सकते, वी आर थ्रेटेंड। अच्छा, ये जो थ्रेट करने वाले लोग हैं ये कितने हैं? 1000, 1500, 2000 लोग हैं, 3000 लोग हैं, हम कितने लोग हैं? पर क्या हम गैल्वेनाइज होते हैं? अपनी जिंदगी का डर सबको होता है। अगर अपनी जिंदगी का डर नहीं होता तो कश्मीरी पंडित भी 90 में नहीं निकलते, अपनी जान का डर था आज। लेकिन उससे बड़ा डिससर्विस कश्मीर को कौन कर रहा है? जो वहां की मेजोरिटी है, जो आतंकवादियों के हाथ में खेल रही है या उनके डर से वो नहीं कर रही है जो सही है। क्या अगर हम एक जनरल सिविलाइज डिस्कशन में, क्या वहां के मुसलमान ये चाहते हैं कि हम माइनॉरिटीज को मारें? बिल्कुल नहीं। लेकिन मरे ना। जो उनके पड़ोसी थे, जो माइनॉरिटीज थे, उनको प्रोटेक्शन क्यों नहीं मिला? क्योंकि उनको अपनी जान भी प्यारी थी। मतलब आई हैव लॉस्ट अ पार्ट ऑफ माय फैमिली who were there in Kashmir. They did not leave because the neighbors said that we are here to protect you. You don't have to go. They did not. Eventually, what happened? Early in the morning, the entire family was shot dead. Out there in the open for 2 days. Nobody came for their rescue. Maybe they would have survived. Why did those people not come? Because they were also under threat. Because they were also scared. So, सोसाइटी को ये सोच जब तक नहीं आएगी कि लेट अस गैल्वनाइज पीपल एंड समबडी विल हैव टू, ये वही महाभारत है और ये वही चक्रव्यूह है। जब तक लोग इसको तोड़ने की ठानेंगे नहीं, ये सब चलता रहेगा। दिस
next year it can be something else. This is an ongoing battle. This is an ongoing battle. This will never end. It has become a part of business. So I think. तो आपको लगता है कि अभी कोई भी political dispensation, including current political dispensation of Modi ji's government, nobody wants to bell the cat and take the issues head on. See, unfortunately, Kashmir is not a political issue. What will a government do in Kashmir? No, but tough decisions are required. Tough decision क्या था? Tough decision ये था कि भाई सब लोग अपनी ignorance में सब लोग कहते थे कि भाई 370 हटाओ. सबको लगता था अलादीन का चराग में से जिन निकलेगा, 370 हट जाएगा और सब कश्मीर में फिर से वो शिकारा में वो गाना गाया जाएगा, वो चांद सा रोशन चेहरा. That's not gonna happen. Kashmir is not a political problem. At best, the political dispensation is going to be the biggest challenge. Is in itself is a big roadblock. आप देखिए ना, देखिए सिंपल सी बात है कि एक पॉलिटिशियन, आज कश्मीर में कौन सा पॉलिटिशियन है? क्या कश्मीर में कोई ऐसा पॉलिटिशियन पैदा हुआ शेख अब्दुल्ला के बाद? शेख अब्दुल्ला की पॉपुलैरिटी का भी कोई कारण था? लेट अस नॉट गेट इनटू दैट कारण. वो लैंड रिफॉर्म एक्ट था शेख अब्दुल्ला की पॉपुलैरिटी का. कश्मीरी लोग उस जमीन को, हिंदू भी, जब मैं कश्मीरी की बात कर रहा हूँ, मैं कश्मीरी पंडित और कश्मीरी मुसलमान की बात कर रहा हूँ, वी वुड kiss the land on which Sheikh Abdullah would walk. Why? Because Sheikh Abdullah ने land grab act लाया, ये लाया, appeasement की इतनी बड़ी policy की. Even Farooq Abdullah, I'm telling you, I've seen him as a kid. वो Honda Bullet होती थी, वो Honda bike होती थी, एक पीछे वो security guard होता था, and he would roam in the valley. He was so popular. वो कहीं पर भी अपनी बाइक खड़ी करके वो बच्चों के साथ क्रिकेट खेलते थे. He was so popular that time. आज मुझे कश्मीर का एक पॉलिटिकल लीडर बता दो जो अपने बुलेट प्रूफ कारवान से बाहर निकल के लोगों के बीच में जा पाए. समथिंग इज रॉन्ग. अच्छा, अब जो ये बुलेट प्रूफ कारवां में जो पॉलिटिशियंस चलते हैं, जब पीस होगा तब इनके बुलेट प्रूफ कारवां का क्या होगा? डू यू अंडरस्टैंड द गेम? जो वो पुलिस में एक थानेदार बेचारा होता था या कोई ऐसा होता था जिसके पास मुश्किल से एक साइकिल होती थी, आज वो बड़े बड़े कारवानों में चलते हैं, बड़ी बड़ी प्रोटेक्शन में चलते हैं. It is intoxication. Power is the biggest roadblock in any conflict zone. ये कश्मीर की बात नहीं है. Conflict zone is a big business opportunity. It's a game of power. So politicians have, because Kashmir is not a political problem. What is the political problem in Kashmir? There is no political problem. If at all people believe 370 was a political problem, that is no longer there. So now what? Then why are these, maybe benefit of doubt, maybe this year, okay, you are eliminating the terrorists. Great work. Let's see next year. Maybe see if there is. It has to be backed up with solid economic redevelopment plan. Yes, that is not there. I know when I went to Jammu Kashmir with many economic packages. I'm telling you, once I had access to a fund of 500 crores that I had, spoken to my board of directors, and the chairman was so appreciative of the effort that I was trying to put in. We had a kitty of 500 crores, which we wanted to, invest in Jammu and Kashmir. I had so many roadblocks. I was astonished, and none of those roadblocks were economics. They were pure political powers at play. I remember मैंने कहा कि भाई डिजिटाइजेशन का जमाना आने वाला है. आई एम टॉकिंग अबाउट व्हेन? आई एम टॉकिंग अबाउट 2005 की मैं बात कर रहा हूँ. डिजिटाइजेशन इज गोइंग टू बी द फ्यूचर. जम्मू कश्मीर में एक जमाने में लॉटरीज होती थी. बाद में कई, जैसे दिल्ली में लॉटरी बैन होगी, जम्मू कश्मीर में, क्योंकि फ्रॉड, पेपर लॉटरी इज ऑल अबाउट फ्रॉड. डिजिटाइजेशन इज द ओनली वे विद विच यू कैन रिस्ट्रिक्ट द फ्रॉड. मुझे याद है कि डिजिटाइजेशन जब लेविन का जब पीक पे दौर था, पूरे एक साल में 3 केसेस ऑफ फ्रॉड हुए थे. तीनों के तीनों सक्सेसफुली डिटेक्ट हुए थे. Because there is no way you can breach those protocols. So I went there. I said, let's create an ecosystem. We'll invest, create entrepreneurs. Because you see, you have to invest in creating entrepreneurs. Those entrepreneurs will further create more employment. You have to move away from a franchise kind of a model. आपको local ecosystems build करने पड़ेंगे. So that we could have done, I wanted to do, जैसा SL World Water Kingdom था, I wanted to do a theme park on the banks of Tavi. Tavi में बहुत बड़ा वो बंड है, एक तवी का जो एरिया है.
And the government reciprocated. There was an RFP that was floated. We participated in the tender. We got the tender. Nothing happened. अच्छा, टूरिज्म में हमने कहा इन्वेस्ट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे. अच्छा, हुआ क्या? आई स्टिल रिमेम्बर, एक मंत्री जी आए, उन्होंने मुझे घर बुलवाया कि यार जम्मू में क्यों इन्वेस्ट करना चाह रहे हो, कश्मीर में करो ना. You see, now this is the mindset that has destroyed the system. सवाल था कि सर 500 करोड़ है, ठीक है, आप जिम्मेवारी लेते हो कि आप इसको सक्सेसफुली इंप्लीमेंट कर पाओ. यार वो कैसे करेंगे भाई? आप पब्लिक के नेता हो, आप एक टूरिज्म मिनिस्टर की हैसियत से, चलो हमारे घरेलू रिश्ते हैं, आपने मुझे बुलाया, मैंने भी कहा चलो ठीक है, लेकिन आप तो कुछ जिम्मेवारी लेने को तैयार नहीं. सो पॉलिटिक्स for Jammu and Kashmir has to be very different. And you see, you have to always understand the culture of Jammu and Kashmir is two ethnic cultures, or rather three, or actually four ethnic cultures rolled into one. They have nothing in common. Kashmir, Pir Panjal area, Poonch Rajouri, Jammu, ये totally अलग है. इन चारों जो एक तरीके से अगर हम ज्योग्राफिकली इसको डिवाइड करें, जम्मू कश्मीर को, जम्मू कश्मीर एक ऐसी यूनिक स्टेट है जहां आपस में कुछ भी मिलता जुलता नहीं है. कश्मीर का और जम्मू का आपस में कोई मिलन नहीं है. लैंग्वेज का नहीं है, खाने पीने का नहीं है, कल्चर का नहीं है, आबो हवा का नहीं है, ज्योग्राफी का नहीं है, किसी भी चीज का नहीं है, हेरिटेज का नहीं है, सिविलाइजेशन का नहीं है. These are two different civilizations. Same way Ladakh, it's a different civilization. It used to be part of Tibet. तिब्बत पहले जम्मू कश्मीर का, खैर वो एक अलग वो है, हमने स्टैम्प तो इशू कर दिया पर तिब्बत छोड़ दिया. आज वही तिब्बत हमारे लिए इतना बड़ा नेगोशिएटिंग पॉइंट होता है चाइना के लिए. फिर आपका इस तरफ से अगर आप आ जाओ तो आपका जो वेस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री है, जहाँ पूंछ है, रजौरी है, फिर आपके जो बाकी के एरियाज आते हैं, पाकिस्तान जो आज पाकिस्तान में चले गए, वो अलग ही पंजाबी सिविलाइजेशन है, वो टोटली अलग है. सो there cannot be, you cannot bake this roti with a single rolling pin. That's where the problem lies. You have to create an ecosystem that is able to penetrate the imperviousness of these four distinct regions. कश्मीर को क्या दिक्कत है मैं आपको बताता हूँ. मेरे दोस्त मुझसे प्राइवेटली ये बोलेंगे, यार दिक्कत ये है कि तुम बाहर से आते हो, हमारे सर पे बैठ जाते हो. अच्छा, आप आई समझ में आपको बात? वो 18वीं शताब्दी में क्या हुआ था कश्मीर फॉर कश्मीरीज, कि यार बाहर से लोग आएंगे, पहले ब्लू कॉलर, पहले मर्सिनरीज थे, अब ये ब्लू व्हाइट कॉलर लोग आएंगे हम पे राज करने के लिए. You see, when you have people, अब जैसे सेम चीज है आपके, आप महाराष्ट्र में अगर आप देखें तो आपको अंडरकरेंट समझ में आते हैं ना, कि कई बार हम देखते हैं कितनी पॉलिटिकल पार्टीज ये डिसीजन लेती है या ये स्टैंड लेती है कि बाहर के लोगों को आने से हमारे अपने लोगों को नौकरियां नहीं मिलती. ये हर जगह पे यही होता है. But Kashmir unfortunately stands out as a sore thumb because we have not been able to administer Kashmir properly. और हम लोग हमेशा कहते हैं पॉलिटिकल प्रॉब्लम नहीं है. आई थिंक सबसे बड़ी बात, जिस दिन हमारा पॉलिटिकल डिस्पेंसेशन ये कहेगा कि भाई नहीं, कश्मीर इज नॉट अ पॉलिटिकल प्रॉब्लम, कश्मीर का पॉलिटिकल फेस इज ओनली अ फसाड, बट प्रॉब्लम इज समवेयर एल्स. प्रॉब्लम इज मोर इन हिस्टोरिक. में कश्मीर में जो परसिक्यूशन हुआ वो तो हो चुका, आप उसको रिवर्स नहीं कर सकते. पर क्या ये जिम्मेवारी नहीं है कि 2 ग्रुप्स को, 3 ग्रुप्स को इकट्ठे बिठा के कुछ फॉर्मूला ऐसा वर्क किया जाए? ये पॉलिटिशियंस नहीं कर सकते. मतलब एटलीस्ट द वे आई अंडरस्टैंड पॉलिटिक्स, पॉलिटिशियंस नहीं कर सकते. ये लोकल ग्रुप्स को ही करना पड़ेगा. जब तक लोकल ग्रुप्स ये नहीं करेंगे अपने, देखिए उनको कंटिन्यूअसली ये थ्योरी पेडल की जाती है कि उनके मिसफॉर्चून में कश्मीरी पंडित का हाथ है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? हो क्या रहा है, जब कश्मीरी मुसलमान पे कोई जुल्म होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव वो कहता है मुझ पे जुल्म हो रहा है, तो इमीडिएटली लोग खड़े हो जाते हैं, वो कहते हैं अरे ये तो देखो ये कश्मीरी पंडित की वजह से हुआ. आज जब कश्मीर में लोग मरते हैं तो उसका जिम्मा भी कश्मीरी पंडित के ऊपर है. लोग वो कहते हैं कि देखो वो कश्मीरी पंडित सेलिब्रेट कर रहे हैं कि तुम लोग यहाँ मर रहे हो, दे आर वेरी हैप्पी. That's not the truth. That's not the truth. That is now how it was. That is not how my parents see Kashmir as. For them, Kashmir is their land. It is their home. And that is the truth for every person who is in that age, who sees
that place as a home, they will never have any hatred for that. सेम चीज वहां मुसलमानों को बोली जाती है, सेम चीज यहाँ हिंदुओं को बोली जाती है. सो यू नो समवेयर हमारी भी सिविल सोसाइटी की भी जिम्मेवारी है. बिल्कुल हम इस जिम्मेवारी से नहीं बच सकते. हमारे घर की जिम्मेवारी हमारी हमारी जिम्मेवारी है. हमारे घर की साफ सफाई, अगर हमको अपने घर में शांति चाहिए, सुख चाहिए, हमको ताला लगाना है, अच्छा क्वालिटी का ताला लगाना है, so that we keep these fringe negative elements away. वो हमारी जिम्मेवारी है. क्या हम कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता. कश्मीरी पंडित उसमें कुछ नहीं कर सकता. वो क्यों नहीं कर सकता? जिस तरीके में, जिन हालात में वो जान बचा के वहां से भागा या निकला, वो उसको सबसे पहले वो पीस देखेगा, सबसे पहले वो शांति देखेगा, सबसे पहले वो अपने घर के ऊपर अपने घर वालों को एक छत देना चाहेगा, उनके लिए रोजी रोटी का इंतजाम करना चाहेगा, अपने लिए एक नौकरी का इंतजाम करना चाहेगा. वो ये पीस प्रोसेस उसका प्रायोरिटी नहीं है. कश्मीरी पंडित इसलिए पढ़ा लिखा है. इस कॉन्टेक्स्ट में वन लास्ट क्वेश्चन, एंड वी हैव एक्चुअली ओवरशॉट आवर टाइम अगेन. So one last question, and then we'll wrap up. Yeah. What I wanted to know is, do you think Panun Kashmir can be a possibility still for Kashmiri Pandits? See, I have two views on Panun Kashmir. One, Panun Kashmir, for me, when all political, cultural, when every option is shut down, then maybe a Panun Kashmir is the best option. कि भाई आप इस कश्मीर में, अगर हम ये मान के चलते हैं, बॉटम में अगर हम ये मान के चलते हैं इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, कश्मीरी पंडित्स कैन नॉट गो बैक टू देयर होम्स एंड लिव पीसफुली द वे दे यूज्ड टू लिव. इवन अगर मैं ये कहता हूं कि अगर 88 की 89 की सिचुएशन कश्मीर में रेस्टोर हो जाए, वो गोल्डन पीरियड था कश्मीर का. लेकिन अगर आपको फिर गेटोज क्रिएट करने हैं, मुझे ऐसा फील होता है वो सबसे लास्ट ऑप्शन होना चाहिए. अगर हमने एज अ सिविल सोसाइटी, अगर और उन गेटोज की सेफ्टी सिक्योरिटी फिर भी बेटर नहीं करेगी. हाँ जी, सेफ्टी सिक्योरिटी फिर भी, उन गेटोज की सेफ्टी और सिक्योरिटी फिर भी तो आज भी रहेगी. जैसे गेटोज आज भी हैं, जैसे वेसू है, ये कुछ गेटोज हैं जहाँ पे उनके लिए कॉलोनीज बनाई गई हैं. रात को बंद होता है, सुबह खुलता है, वो भी एक तरीका है रहने का. बट मेरा सवाल ये है कि क्या आशीष उस कश्मीर में रहना चाहता है जिसमें उसका एक दोस्त हारून है, एक दोस्त मुख्तार है, उसके घर वो ना आ जा पाए, या वो मेरे दोस्त मेरे घर ना आ जा पाए? मुझे वो कश्मीर चाहिए जिसमें मैं अपने मुसलमान दोस्तों के साथ में घूमता फिरता था, मिलता था, उनके घर जाता था, वो मेरे घर आते थे, वो मेरे घर खाते थे, मैं उनके घर खाता था, मुझे मस्जिद में जाने में गुरेज नहीं था, वो मंदिर में आते थे. ये भी कश्मीर का सच है. कश्मीरी मुस्लिम्स, मेजॉरिटी ऑफ कश्मीरी मुस्लिम्स वुड कंसल्ट कश्मीरी प्रीस्ट. उनकी जन्म पत्रियां बनती थी. आज भी जो पुराने मुस्लिम हैं, वो पूछते हैं कि यार वो जंतरी में जो हमारा वो होता है एस्ट्रोलॉजिकल कैलेंडर होता है, यार उसमें क्या कहते हैं, ये कोविड कब खत्म होगा? So that was a golden period. I think if we agree that we have run out of all other options, and if Kashmiris are happy with that, then I think Panun Kashmir is the only solution. There is no other solution left. If we agree that we have run out of all other options, Panun Kashmir is the best and the only solution viable today. Wonderful. I think we should wrap up today's discussion, Ashish bhai. And for our next discussion, let us try and do it on your forthcoming project, Split Desh, Women of Kashmir. Yeah. Yes. Thank you so much. Thank you very much, sir. And thank you to all the viewers. Thank you very much for having me. Okay. Bye-bye. Namaskar. Namaskar. Most